आज का हमारा टॉपिक है रिएक्ट जेएस। तो हम रिएक्ट जेएस से स्टार्ट कर रहे हैं और इसमें जो है फ्रंट एंड और बैक एंड हम दोनों कवर करेंगे। यानी कि फ्रंट एंड वाला पार्ट जो है फ्रंट एंड एप्लीकेशन और बैक एंड के लिए एप्लीकेशन पार्ट्स हम करेंगे। लेकिन हम छोटा सा जो है स्टार्टिंग पॉइंट जो है वो रिएक्ट जेएस रखते हैं। यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। फिर हम टोटल जो है जैसे हमारा रिएक्ट जेएस कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हम फिर बैक एंड जो है वो जो जिन्होंने स्पेसिफिक बैक एंड करना होगा तो अपने बैक एंड सर्विसेज की तरफ चले जाएंगे और जिन्होंने फ्रंट एंड करना होगा तो आगे फर्दर अपना कंटिन्यू कर लेंगे। अब रिएक्ट जेएस क्या है? रिएक्ट जेएस एक लाइब्रेरी है जो कि कंपोनेंट बेस्ड एक जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी है। यानी कि इसकी जो लैंग्वेज है वो जावास्क्रिप्ट के ऊपर बेस कर रही है। यानी कि जो जावास्क्रिप्ट का ही कोड हम लिखते हैं। लेकिन ये क्या काम करता है, ये एक वर्चुअल डोम क्रिएट करता है। अब वर्चुअल डोम क्या होता है? जैसे हम एचटीएमएल की अगर बात करें तो एचटीएमएल का जो हम स्ट्रक्चर लिखते हैं, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे वीएस कोड, एक सेकंड जरा होल्ड करो ना। तो जैसे कि अगर हम एचटीएमएल की बात करें, हम ब्राउज़र पे ही कर लेते हैं। अब यहाँ पे आपको शो हो रहा होगा, ये एचटीएमएल का फॉर्मेट है। यानी कि जो ट्रेडिशनल हम वेबसाइट बनाते थे उसमें हम एचटीएमएल यूज़ करते थे। यहाँ पे हमारे पास टैग्स हैं डिफरेंट, जिसमें पेरेंट टैग भी है, उसमें बॉडी टैग है जिसको नेस्टेड भी बोला जाता है। तो हमने नेस्टेड टैग्स बनाए हुए हैं यहाँ पे। ये क्या काम करता है, ये ब्राउज़र में जब रेंडर होता है, यानी कि जैसे आप फाइल यहाँ पे कोड करने के बाद ब्राउज़र को शेयर करते हो तो वो अपने अंदर इसका एक स्ट्रक्चर बना लेता है। यानी कि उसको पता होता है भी कहाँ पर हेडर है, कहाँ पे फुटर है, कहाँ पे बॉडी एरिया है, कौन सा कंपोनेंट कहाँ पे रखना है। तो उसका एक ट्री स्ट्रक्चर बनाता है जिसको हम डॉम बोलते हैं। लेकिन क्योंकि हम जावास्क्रिप्ट यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि जो हमारी लाइब्रेरी है वो एक जावास्क्रिप्ट बेस्ड लाइब्रेरी है, तो लाइब उसके अंदर वो क्या काम करता है, ये एक रियल डॉम नहीं बनाता। यानी कि जैसे एचटीएमएल का डॉम बनता है वैसा डॉम नहीं बनता। वो एक क्या काम करता है, वो वर्चुअल डॉम बनाता है। यानी कि खुद का एक डॉम स्ट्रक्चर बनाता है जो कि वर्चुअल होता है और उसको बाद में फिर वो कंपाइल करता है। तो ये यानी कि लाइब्रेरी जो है हमारे पास इस तरह वर्क कर रही है कि वो अपना एक वर्चुअली जो है डॉम वो क्रिएट करता है, जिसकी वजह से इसकी जो एप्लीकेशन बनती है, यानी कि जो जावा रिएक्ट जेएस की जो एप्लीकेशन बनती है, वेबसाइट बनती है, वो सिंगल पेज होती है। क्योंकि एचटीएमएल में जब हम कोई वेबसाइट बनाते थे तो जो भी एक पेज बनता था उसका एक अपना ट्री स्ट्रक्चर होता था। यानी कि हर फाइल के अंदर एक एचटीएमएल का कोड रहता था वहां पे, और उसकी वजह से हमें हर फाइल के लिए जो स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट बनाना पड़ता था। अगर हमारी जरूरत हो तो उसमें नेविगेशन फुटर सब कुछ वहीं पे रहता था। लेकिन यहाँ पे हम एक वर्चुअल डोम बनाते हैं और वो सिंगल पेज बनती है एप्लीकेशन, जिसकी वजह से हम बहुत सारा जो कोड है वो रीयूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने एक नेविगेशन बार बनाया तो हमने उसको रीयूज करना है, तो हम उसको सेम कंपोनेंट को दूसरी फाइल में एक्सेस कर सकते हैं, क्योंकि जावास्क्रिप्ट है और हम एज अ फंक्शन जो है कोई भी दूसरा फंक्शन जो है दूसरी फाइल से जो है कॉल कर सकते हैं और वो एक ही पेज पे कंपाइल होने वाला है। तो इस वजह से हमें बहुत सारा जो कोड है वो रीयूज करने में हेल्प मिलेगी। और यहाँ पे एक काम और होगा कि जैसे ही हम एचटीएमएल की बात करते हैं तो अब स्टैटिक डाटा तो हमने शो करवा दिया, यानी कि हमने कोई भी बॉडी क्रिएट की। अब ये लाइव प्रीव्यू हो रहा है, यहाँ पे एचटीएमएल आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है, आवर एचटीएमएल एडिटर। तो फॉर एग्जांपल अब जब भी मैं यहाँ पे कुछ और चीजें अपडेट करूंगा तो ये क्या काम करता है, ये अपना पूरा ब्राउजर जो पेज होता है ना उसको रिफ्रेश करता है, यानी कि रीलोड करता है। इस रीलोड की वजह से एक तो यूजर का एक्सपीरियंस खराब हो जाता है। वो कैसे? क्योंकि अगर एक भी कंपोनेंट रीलोड हुआ, यानी कि एक भी टैग की वजह से हमने हमने पेज को रीलोड किया, तो दूसरे टैग का जो डाटा है वो भी वाइप ऑफ हो सकता है। हमें उसका भी स्टेट दोबारा से मैनेज करना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें क्या प्रॉब्लम होगी, बार बार जो है डाटा सर्वर से फैच करना पड़ेगा। अब जब बार बार डाटा सर्वर से फैच होगा तो इससे हमारी एप्लीकेशन क्या होगी, स्लो हो जाएगी। तो अगर हम इन चीज़ों से बचना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, सिंगल पेज जो एप्लीकेशन है जो कि लाइब्रेरी यूज़ कर रहे हैं हम रिएक्ट की, उसमें एक स्टेट को हैंडल करेंगे जिसकी वजह से पेज जो है हमारा एक ही बार लोड होगा जब ब्राउजर में हमने वो यूआरएल एक्सेस किया होगा। उसके बाद क्या करेगा, जो भी डाटा होगा जिस भी कंपोनेंट को अपडेट करना होगा वो अपने वर्चुअल डोम के थ्रू उसको अपडेट कर देगा।
यानी कि जो उसने वर्चुअल डोम अपना क्रिएट किया हुआ है, जिस भी कंपोनेंट के अंदर उसको डेटा अपडेट करना होगा, वो उसी कंपोनेंट को जो अपडेट करेगा। मेन जो डोम है उसको वो नहीं, यानी कि रीलोड करेगा। मेन डोम वैसे का वैसा रहेगा। अपने वर्चुअल डोम के अंदर वो अपनी एडिटिंग करेगा, जिससे हमारे पास जो सर्वर से रिक्वेस्ट हैं वो भी कम हो जाएंगी, यूजर का एक्सपीरियंस भी बढ़ेगा और वेबसाइट भी हमारी फास्ट हो जाएंगी ट्रेडिशनल मेथड से। ठीक है, इससे जो बजट होता है, यानी कि कॉस्ट आती है सर्वर की, वो भी कम हो जाती है। तो ये 2-3 बेनिफिट्स हैं रिएक्ट जेएस के, जिसके जो हम यूज़ कर रहे हैं। और ये एक लाइब्रेरी है, यानी कि एक लाइब्रेरी है, ये कोई लैंग्वेज नहीं है, ये कुछ भी नहीं है, ये एक लाइब्रेरी है। हम जावास्क्रिप्ट में कोड लिखते हैं, सारा कोड इसका जावास्क्रिप्ट में ही होता है। और इसको जो बनाया गया है रिएक्ट जेएस को, वो 2 तरह से बनाया गया है। जावास्क्रिप्ट के अंदर एक और एक्सटेंशन को यूज़ किया गया जिसको बोलते हैं एक्सएमएल। तो उसको मिला के, यानी कि एक यानी कि ये पूरा प्रॉपर जो है वो बनाया गया। तो इसमें हम यूज़ करते हैं। अब जो ट्रेडिशनल मेथड है वो तो आपको पता है कि हम एचटीएमएल और सीएसएस और जावास्क्रिप्ट और पीएचपी, यानी कि डिफरेंट जो लैंग्वेजेस हैं, जैसे कि फ्रंट एंड स्ट्रक्चर के लिए हम एचटीएमएल यूज़ करते हैं, स्टाइलिंग के लिए सीएसएस, बैक एंड लॉजिक लिखने के लिए जावास्क्रिप्ट है, फिर हमें सर्वर के लिए अगर हमने कुछ करना है तो पीएचपी है और जेक्यूरी वगैरह है। तो ये हम ट्रेडिशनल मेथड के लिए यानी कि यूज़ करते हैं। लेकिन जो हमारे पास रिएक्ट है वो सिंगल बेस एप्लीकेशन है, सिंगल पेज एप्लीकेशन है, और इसमें हमारे पास वर्चुअल डोम है। तो यूआई जो है बार-बार जो है हमारा वो अपडेट नहीं होगा। और इसके साथ हमें एक नोड जेएस का यूज़ करना पड़ता है। अब नोड जेएस हम क्यों यूज़ करते हैं? उसका लॉजिक ये है कि जब हम एचटीएमएल, सीएसएस और जावास्क्रिप्ट से कोई भी एप्लीकेशन बनाते थे, तो वो हम उसका लाइव प्रीव्यू जो है ब्राउज़र में देखते हैं। यानी कि ब्राउज़र के अंदर उसका प्रीव्यू देखते हैं, तो आपको वो वहाँ पे शो हो रहा होता है ब्राउज़र के अंदर, क्योंकि ब्राउज़र को पता है कि एचटीएमएल, सीएसएस और जावास्क्रिप्ट को कैसे रेंडर करना है। लेकिन आपके लैपटॉप को नहीं पता, यानी कि जो आप मशीन यूज़ कर रहे हो, आपका जो भी कंप्यूटर है, जो भी डिवाइस पे आप कोडिंग कर रहे हो, उसको नहीं पता कि इसको कैसे रेंडर करना। और नेक्स्ट ये है कि जो रिएक्ट है, वो ब्राउज़र के लिए अंडरस्टैंडेबल नहीं है, यानी कि उसके अंदर जो हम जेएसएक्स यूज़ करते हैं, जो कंपोनेंट्स हम बनाते हैं जेएसएक्स के, जो हम यूज़ करते हैं, उसको नहीं आइडिया कि इसको कैसे डिस्प्ले करवाना है, क्योंकि वो तो एक वर्चुअल डोम है, रियल डोम तो है नहीं। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, एक रन टाइम एनवायरनमेंट क्रिएट करना पड़ता है। उस रन टाइम एनवायरनमेंट का नाम है नोड.जेएस, जिसके अंदर बेसिकली ब्राउज़र का ही एक इंजन यूज़ किया गया है, जिसका नाम है V8 इंजन। यानी कि क्रोम है ब्राउज़र, उसके अंदर एक इंजन यूज़ होता है जो कि जावास्क्रिप्ट और आपके डिफरेंट लैंग्वेजेस को कंपाइल करके आपकी वेबसाइट शो करवाता है। उसको V8 इंजन को यूज़ करते हुए उन्होंने एक एप्लीकेशन बनाई है जिसका नाम है नोड.जेएस, जो कि एक रन टाइम एनवायरनमेंट है, जिसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, ब्राउज़र से बाहर, यानी कि अगर हमने ब्राउज़र से बाहर अपना कोड को रन करके देखना है, तो उस वो हमारा नोड.जेएस करके देगा हमें। यानी कि उस नोड.जेएस के अंदर वो तमाम चीज़ें अवेलेबल होंगी, जिसके थ्रू हम अपना कोड को कंपाइल कर सकते हैं। और जैसे वो कोड कंपाइल हो जाएगा, वो फिर हम कंपाइल्ड कोड जो अपने ब्राउज़र को दे देंगे। जैसे कि अगर आप देखते होंगे रिएक्ट जेएस का या कोई भी फ्रेमवर्क का आप कोड लिखते हो, तो वहाँ पे बॉटम के अंदर जो है टर्मिनल पे कंपाइलिंग होती है। कंपाइल होने के बाद फिर वो ब्राउज़र के अंदर आपको एक लिंक शो करवाता है, जहाँ पे आपका पूरा प्रॉपर जो आउटपुट है वहाँ पे शो हो रहा होता है। तो वो जो काम है वो नोड.जेएस करके देता है। अब नोड.जेएस जो है हमारे यहाँ पर इस तरह यूज़ होगा कि हमें रन टाइम एनवायरनमेंट देगा। अब रन टाइम एनवायरनमेंट के साथ-साथ हमें जो मेन चीज़ है, जिसकी वजह से हम ये यूज़ कर रहे हैं, वो है बैबल। बैबल क्या काम करता है? बैबल एक छोटा-सा पैकेज है नोड.जेएस के अंदर, जो आपके जेएसएक्स, यानी कि जो आपका वर्चुअल डोम है, उसको क्रिएट करने में हेल्प करता है और उसको रियल डोम के साथ लिंक करने में हेल्प करता है। यानी कि जो आपका वर्चुअल डोम है, उसको क्रिएट करने में, यानी कि उसको कंपाइल करने में, यानी कि जावास्क्रिप्ट में जो भी आपने लिखा कोड, वो आपका बैबल के पास जाएगा, बैबल उसको कंपाइल करेगा, उसका एक वर्चुअल डोम बनाएगा। डोम बनाने के बाद उस डोम को मेन डोम के साथ लिंक कर देगा। जब भी आप कोई भी चीज़ें चेंज करोगे, तो वर्चुअल डोम से मेन डोम पे शेयर होती रहेंगी ऑटोमेटिकली। आपको खुद से कुछ भी कॉन्फ़िगर करने की ज़रूरत नहीं होगी, वो बैबल उस यानी कि नोड.जेएस के अंदर आपको बिल्ट इन मिलेगा। ठीक है? तो ये छोटी-सी चीज़ें हैं, यानी कि आप कंपाइलर हम यूज़ कर रहे हैं बैबल का, जो कि हमारा जेएसएक्स का कोड जो है नॉर्मल एचटीएमएल, सीएसएस में कन्वर्ट करके हमें दे देगा ब्राउज़र के अंदर। तो ये छोटी-सी चीज़ें हैं जो कि हम यूज़ करते हैं यहाँ पे। तो ये हमारे पास एज़ अ डेवलपमेंट सर्वर के तौर पे काम करता है। अब हमने रिएक्ट जेएस की जो है कोई भी एप्लीकेशन बनानी है, तो मैंने आपको बताया कि रिएक्ट जेएस जो है वो एक लाइब्रेरी है। क्योंकि लाइब्रेरी जो होती है वो उसका कोई खुद का कोई स्ट्रक्चर नहीं होता, वो जैसे एक फोल्डर, एक फाइल होती है। यानी कि लाइब्रेरी जो होती है ना, वो एक छोटी सी फाइल होती है,
जो कि हम किसी भी एप्लीकेशन के अंदर एम्बेड कर सकते हैं। तो जहाँ पे वो कंपैटिबल हो तो वहाँ पे उसको ईज़िली एम्बेड डाउनलोड करके एम्बेड कर सकते हैं। लेकिन आजकल जो है ट्रेडिशनली बहुत सारे फ्रेमवर्क्स आना स्टार्ट हो गए हैं कि आप अगर देखोगे तो आपने नेक्स्ट जेएस का नाम सुना होगा। आपने वाइड तो ख़ैर बंडलर है, लेकिन नेक्स्ट जेएस होगा और एंगुलर जेएस तो और हो जाता है। व्यू जेएस है और भी बहुत सारे यानी कि फ्रेमवर्क्स हैं जिसके बारे में आपने सुना होगा। तो ये तमाम फ्रेमवर्क्स जो हैं इनके अंदर यानी कि आपके पास रिएक्ट जेएस की लाइब्रेरी होती है। यानी कि नेक्स्ट जेएस कोई वो रिएक्ट जेएस नहीं है। यानी कि वो लाइब्रेरी के ऊपर बेस कर रहा है। सबसे पहले होती है लैंग्वेज, जिसमें आप प्लेन कोड लिखते हो, कोई भी स्ट्रक्चर नहीं होता, कुछ भी नहीं होता उसके अंदर। उसके ऊपर होती है लाइब्रेरी, यानी कि जो मेन लैंग्वेज है यानी कि जावास्क्रिप्ट होगी उसके ऊपर जो मेन लाइब्रेरी बेस कर रही है उसके अंदर कोड जावास्क्रिप्ट का है, लेकिन वो बेस आपकी लाइब्रेरी है। लेकिन वहाँ पे क्या आपको एडिशनल फीचर मिलते हैं कि बनी-बनाई चीज़ें मिलती हैं। यानी कि लाइब्रेरी जो होती है ना वो बनी-बनाई होती है। उसके अंदर मेन जो कोड है वो लिखा गया होता है कि भई फंक्शन कैसे बनाना है, अपने कंपोनेंट कैसे बनाना है, आपने एक पेज से दूसरे पेज पे कैसे जाना है, वो सारा लाइब्रेरी के अंदर पहले से डिफाइंड होता है। आपने उसको यूज़ करते हुए कोई चीज़ क्रिएट करनी होती है। अब फ्रेमवर्क जो है वो मल्टीपल लाइब्रेरीज़ का कॉम्बिनेशंस होता है। यानी कि उसके अंदर जो भी लाइब्रेरी है, फॉर एग्जांपल 4 लाइब्रेरी यूज़ की गई हैं, उन चारों लाइब्रेरी को लिंक करना, उनको बिल्ड करना, उनको डिप्लॉय करना, ये तमाम कॉन्फ़िगरेशन को मिला के जो चीज़ बनती है ना उसको फ्रेमवर्क बोला जाता है। तो ये जो नेक्स्ट जेएस है ये एक फ्रेमवर्क है। रिएक्ट जेएस जो है वो एक लाइब्रेरी है। तो ये छोटा-सा जो इनमें डिफरेंस है ये आपने अपने माइंड में रखना है कि कौन-सी चीज़ किस तरह वर्क कर रही है। अब जो हमने रिएक्ट जेएस के अंदर 2 टॉपिक कवर करने हैं, उसमें सबसे पहला है इंस्टॉलेशन और उसके बाद है जेएसएक्स की आप को तमाम चीज़ें मिल जाएँगी। और जो फर्स्ट जो चीज़ें हैं हमारे पास वो ये हैं कि 2 चीज़ें हैं, हमें इंस्टॉलेशन करनी है और जेएसएक्स करना है। जेएसएक्स को हमने यूज़ करना है जो कि हमारे पास एक एक्सटेंशन है जावास्क्रिप्ट के अंदर जिसमें हम कोड लिखते हैं। अब पहले ये 2 काम करते हैं। अब मैंने आपको बताया था कि हमारे पास एक रिएक्ट जेएस जो है वो एक लाइब्रेरी है। यानी कि उसको हम डायरेक्टली जो है आपने कोड के अंदर लिखेंगे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा, एम्बेड करने की कोशिश करेंगे काफ़ी टाइम लगेगा। तो हम इसका जो शॉर्टर वे है वो ये है कि कोई फ्रेमवर्क यूज़ कर लेते हैं जिसके अंदर ऑलरेडी नेक्स्ट जेएस हो, तो यानी कि रिएक्ट जेएस हो। तो उसके लिए हम एक फ्रेमवर्क यूज़ करेंगे नेक्स्ट जेएस जो कि बहुत ईज़ी फ्रेमवर्क है। आप कोई भी यूज़ कर सकते हो, आपको जो अच्छा लग रहा हो। तो जिसमें रिएक्ट जेएस हो तो वो आप यूज़ कर सकते हो। सबका प्रोसेस ऑलमोस्ट सेम है। बस आपके पास सिस्टम के अंदर एक चीज़ होना ज़रूरी है जो कि नोड.जेएस है। आपने नोड.जेएस को इंस्टॉल करना है। यहाँ से डाउनलोड करके आप नोड.जेएस इंस्टॉल कर सकते हो। जैसे आप इसको इंस्टॉल करोगे, आपने अपने टर्मिनल के ऊपर यानी कि अपना टर्मिनल ओपन कर सकते हो आप। ओके, मैं अभी आपको दिखा देता हूँ कैसे चेक करते हैं। पहले हम प्रोजेक्ट का सेटअप कर लें। तो कोई भी फ्रेमवर्क की वेबसाइट पे जाओगे तो आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ है रिएक्ट फ्रेमवर्क फॉर वेब, यानी कि एक रिएक्ट का फ्रेमवर्क है, यानी कि इसके अंदर एक ऑलरेडी रिएक्ट की लाइब्रेरी इनबिल्ड है। तो हमें यहाँ से एक कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे फ़ोल्डर एक क्रिएट कर लेता हूँ। तो जहाँ पे आपने फ़ोल्डर बनाना है, तो वहाँ पे आप इसको बना सकते हो। तो मैं एक डेमो फ़ोल्डर बनाता हूँ। तो स्मॉल केस में ही आपने नाम रखना है फ़ोल्डर का। इसको ओपन कर लेना वीएस कोड के अंदर और उसके बाद सबसे पहले मैंने आपको जो कहा था कि नोड.जेएस इंस्टॉल कर लोगे, उसको चेक कैसे करना है आपने। तो उसको चेक करने के लिए आपने टाइप करना है नोड हाइफन वी, स्पेस देने के बाद हाइफन वी जैसे टाइप करोगे आपके पास इस तरह का वर्जन नंबर शो होगा। इसका मतलब ये है कि आपके पास नोड का कोई एक वर्जन जो एप्लीकेशन है वो इंस्टॉल्ड है। तो आप उसको अपग्रेड कर सकते हो लेटेस्ट, अगर आपका ओल्डर हो तो आप चेक कर लीजिएगा नेट पे। अब हम अपना जो है प्रोजेक्ट का सेटअप करते हैं। तो मैंने ये जो कमांड है यहाँ पे अपने टर्मिनल पे टाइप कर दी है, जो कि है npx स्पेस क्रिएट हाइफन नेक्स्ट हाइफन ऐप एट द रेट लेटेस्ट। अब एंड पे मैंने क्या करना है, स्पेस देने के बाद डॉट लिखना है। अब जब मैं डॉट लिखूंगा, स्पेस देने का डॉट करूंगा, तो ये जो मैंने फोल्डर क्रिएट किया ना डेमो, अब मेरी फाइल जो है इसी के अंदर आएंगी। अगर मैं डॉट नहीं दूंगा ना तो फिर मुझे फोल्डर का नाम देना पड़ेगा। तो इसके अंदर एक सेपरेट फोल्डर बन जाएगा। तो मुझे वो नेस्टेड फोल्डर नहीं बनाना, मुझे इसी के अंदर काम करना है डेमो के अंदर। तो मैं यहाँ पे इसको इंटरप्रेस कर देता हूँ। अब मुझसे पूछेगा कुछ चीज़ें कि आप क्या यूज़ करना चाहते हो। तो एक जैसे कि हमने बात की है कि जावास्क्रिप्ट एक लैंग्वेज होती है, टाइपस्क्रिप्ट भी एक लैंग्वेज है जो कि जावास्क्रिप्ट की सिस्टर लैंग्वेज है।
यानी कि जावास्क्रिप्ट का जो है अब प्लस वर्जन है या अपग्रेडेड वर्जन है। तो अगर आप यूज़ करना चाहें तो कर सकते हैं, ये सिमिलर है, 90% सिमिलर है, 10% जो है वो चीज़ें चेंज हैं। अगर आप नो करना चाहते हैं तो एरो कीज़ के साथ, यानी कि लेफ्ट एंड राइट एरो कीज़ के साथ आप इसको नो कर सकते हो। यानी कि अभी ब्लू येस है, तो आपने नो करना है, तो ब्लू आपको करना होगा नो, तो इंटर प्रेस करेंगे। नेक्स्ट पूछ रहा है ईएस लिंट, तो ये बेसिकली रूल्स होते हैं, कुछ स्पेसिफिक रूल्स डिफाइन किए गए हैं जिसके थ्रू आप कोड कर सकते हो। तो अगर आप ये करना चाहें तो यस कर सकते हैं, तो हम अभी फ़िलहाल के लिए यस कर देते हैं। और टेलमेंट सीएसएस को भी हम यस कर देते हैं फ़िलहाल के लिए, क्योंकि हम कुछ डेमो कर रहे हैं, तो कुछ हम बेसिक स्टाइलिंग वगैरह भी करके देखेंगे। सोर्स डायरेक्टरी को अब नो कर देंगे और ऐप राउटर हम यूज़ करेंगे। टर्बो पैक, ये बेसिकली जो आपका फ्रेमवर्क का कंपाइलर है ना, टोटल फ्रेमवर्क का कंपाइलर वो ये है टर्बो पैक, जो आपका टोटल फ्रेमवर्क का जो कोड होगा उसको कंपाइल करके ब्राउज़र को देगा, यानी कि बिल्ड फाइल बना के देगा। टर्बो पैक वो यानी कि नेक्स्ट ईयर जो है टर्बो पैक कंपाइलर जो है वो यूज़ कर रहा है। तो आप इंपोर्ट एलियस, इस इंपोर्ट एलियस के बारे में आपको मैं बाद में बताऊँगा ये क्या चीज़ होती है। अभी फ़िलहाल के लिए हम इसको नो कर देते हैं। अब जैसे हम इसको यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, तो आप देखोगे कि ये जो है हमारे पास कुछ फाइल्स जो हैं यहाँ पे जनरेट होके आ रही हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पे ऐप है, पब्लिक है, और ये कुछ फाइल्स जो हैं यहाँ पे जावास्क्रिप्ट की फाइल, यानी कि आप देख सकते हो एमजीएस है, जेएसएन, और ये तमाम फाइल जो हैं हमारे पास आ रही हैं, और ये हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। तो हमारे पास एक मेन चीज़ है, जो अगर आपने देखना है कि आपके प्रोजेक्ट के अंदर नोड अवेलेबल है, तो आप देख सकते हो कि नोड मॉड्यूल का फ़ोल्डर है कि नहीं। अगर आपके पास नोड मॉड्यूल का फ़ोल्डर है, इसका मतलब है कि आप नोड यूज़ कर रहे हो, तो आपका प्रोजेक्ट जो है वो ठीक से वर्क करेगा। बेबल्स वगैरह जितनी भी चीज़ें होंगी वो यहाँ पर आपके पास शो होंगी। तो आप देख सकते हो यहाँ पे तमाम चीज़ें वो सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड हो चुकी हैं। अब आपने क्या करना है, इस प्रोजेक्ट को रन करना है, जो कि उसकी जो कमांड्स होती हैं पैकेट डॉट जेसन वाली फाइल्स में आपको मिलती हैं। यहाँ पे आपको स्क्रिप्ट्स के अंदर आपको कमांड मिल जाएगी, जो भी स्क्रिप्ट आपने रन करनी हो वो ऑटोमेटिकली आपको यहाँ पे मिल जाएगी। जैसे कि मैंने डेव वाली यानी कि डेवलपमेंट करनी है अभी, तो हम रन स्क्रिप्ट यहाँ पे भी मैं क्लिक कर सकता हूँ। अदरवाइज आप कमांड यूज कर सकते हो npm run dev, जो कि बहुत ईजी कमांड है। ये यहाँ पे आपको देख सकते हो एग्जीक्यूटिव टास्क जो है हमारे पास npm run dev है, तो ये टाइप भी कर सकते हो और यहाँ पे क्लिक भी कर सकते हो। यहाँ पे जैसे रन स्क्रिप्ट का हवर करोगे डेव के ऊपर, रन स्क्रिप्ट के थ्रू वो ऑटोमेटिकली आपका जो सर्वर है वो रन हो जाएगा। तो आप देख सकते हो हमारे पास नेक्स्ट ईयर का जो 15 वर्जन है टर्बो पैक के थ्रू हमारा कंपाइल हुआ है। लोकल नेटवर्क का मतलब ये है कि आपके लैपटॉप पे चलेगा। अगर आप वाईफाई यूज़ कर रहे हो अपने लैपटॉप के साथ, तो अगर आप मोबाइल में प्रीव्यू देखना चाहते हैं तो आप अपने मोबाइल के ऊपर जो है ये वाला यूआरएल पेस्ट करोगे, तो आपका प्रीव्यू मोबाइल पे भी दिखेगा। तो उसके लिए सेम नेटवर्क होना चाहिए मोबाइल और लैपटॉप के ऊपर। तो हम यहाँ पे अपना लोकली देखते हैं लैपटॉप पे। तो ये लोकल होस्ट जो 3000 हमारे यहाँ पे शो हो चुका है और ये लैंडिंग पेज आ चुका है। अब हम अपना जो है रिएक्ट का बेसिक कॉन्सेप्ट देखते हैं और नोड जेएस को देखते हैं और जेएसएक्स के बारे में पढ़ते हैं कि जेएसएक्स कैसे यूज करते हैं इसको। तो सबसे पहले जो है हम ये जानते हैं कि रिएक्ट के अंदर जो सिंटैक्स हम यूज कर रहे हैं, यानी कि जेएसएक्स जो हम यूज कर रहे हैं वो बेसिकली है क्या। तो जेएसएक्स जो है वो जावास्क्रिप्ट और एचटीएमएल को मिक्स करके बनाया गया है, यानी कि जो भी हमने कोड लिखना होगा वो एचटीएमएल और जावास्क्रिप्ट का मिक्सचर होगा, जिसको बोला जा रहा है जेएसएक्स। अब ये बनाया कैसे गया है, ये एक एक्सटेंशन को यूज किया गया है, एक्सएमएल टाइप एक्सटेंशन है ये, यानी कि जावास्क्रिप्ट एक्सएमएल। तो ये भी एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज ही है, जैसे एचटीएमएल एक जो है वो मार्कअप लैंग्वेज है, ये भी जो एक्सएमएल है ये भी एक मार्कअप लैंग्वेज ही है सेम, इसमें भी टैग्स ही होते हैं। तो इनको क्रिएट करके जेएसएक्स बनाया गया। अब ये टोटली जो है ना आपको सिमिलर लगेगा एचटीएमएल के। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको प्रीव्यू दिखाऊं, तो हम इसको ऑफ कर देते हैं यहाँ नीचे, और यहाँ पे ऐप फोल्डर के अंदर हम पेज डॉट जेएसएस के अंदर आ जाते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो div टैग लिखा हुआ है। अब आप देखने में तो आपको लग रहा होगा ये एचटीएमएल है, लेकिन ये एचटीएमएल नहीं है, ये जेएसएक्स है। क्यों? क्योंकि ये बिल्कुल सेम टू सेम एचटीएमएल की तरह ही बनाई गई है। इसके अंदर जो भी आपको चीज़ें मिलेंगी वो एचटीएमएल की तरह ही मिलेंगी, लेकिन ये एक्चुअल के अंदर क्या है, जेएसएक्स। अगर आपसे कोई पूछे तो जावास्क्रिप्ट अगर फाइल में लिखा हुआ एचटीएमएल आपको नजर आए तो इसका मतलब ये है जेएसएक्स है। तो हवर करने से आपको जो वीएस कोड का इंटेलिजेंस है वो आपको बता देगा ये एक जेएसएक्स है, जो कि अभी हमने पढ़ा था कि जावास्क्रिप्ट की जो है वो एक्सटेंशन है। तो ये सेम आपको बिल्कुल वैसे ही मिल रहा है
जैसे हमारे पास JSX। अब इसके ना कुछ रूल्स हैं जो कि हमने समझने हैं, क्योंकि HTML के अंदर क्या होता था, अगर हम कुछ भी रूल को अवॉइड करते हैं तो वो हमारा कोड जो है रन हो जाता है। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे ऑनलाइन कंपाइलर पर आए और आप यहाँ पे देख सकते हो मैंने p टैग लिखा हुआ, अगर मैं इस p टैग को कैपिटल भी कर देता हूँ तो आप देखोगे हमारे आउटपुट के ऊपर कोई भी डिफरेंस नहीं आया। लेकिन अगर मैं यही सेम चीज यहाँ पे करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैंने div का जो d है वो कैपिटल कर दिया, इसको मैं सेव करता हूँ, तो आप देखोगे यहाँ पे मेरा जो है एक एरर आ चुका है। और अगर मैं आउटपुट पे देखूँ तो जो हमारा सर्वर है लोकल, यहाँ पे आप देख सकते हो बिल्ड एरर है। तो उसने मुझे बोला है कि पार्सिंग सोर्स कोड फेल्ड, यानी कि div टैग जो है ना लाइन नंबर 15 में वो कुछ एरर क्रिएट कर रहा है। यानी कि अभी हमने div टैग को ही यानी कि आप स्मॉल से कैपिटल किया था तो ये हमें एरर दे रहा है। इसका मतलब ये है कि HTML जो है वो नॉर्मली रूल्स नहीं थे उसमें, ज़्यादा हार्ड कोडेड लैंग्वेज नहीं थी। लेकिन जो हमारे पास JSX है ये हार्ड कोडेड है, यहाँ पे हमें कुछ रूल्स को जो है फॉलो करना पड़ेगा। अब वो रूल्स कौन कौन से हैं ये हम वन बाय वन देख लेते हैं। सबसे पहला जो रूल है हमारे पास वो ये है कि JSX में एक पेरेंट एलिमेंट जरूर होता है। यानी कि आप अगर मल्टीपल एलिमेंट क्रिएट करने हो, अगर हम यहाँ पे करें तो अब मैंने यहाँ पे एक h1 टैग जो है वो क्रिएट किया सबसे पहले। इसमें मैंने लिखा हेलो वर्ल्ड। तो आप देख सकते हो हमारे पास आउटपुट में जो है हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ आ चुका है टॉप पे। अब अगर मैंने यहाँ पे एक और टैग क्रिएट करना हो, पैराग्राफ टैग, तो आप देखोगे हमें पास यहाँ पे एक एरर आ रहा है। वो किस चीज का एरर है कि आपका जो भी JSX है वो एक पेरेंट टैग के अंदर रैप होना चाहिए। अगर आप मल्टीपल एलिमेंट्स यानी कि मल्टीपल चिल्ड्रन क्रिएट कर रहे हो, उसके लिए आप या तो कोई भी पेरेंट टैग जो है क्रिएट करना चाहें वो आप क्रिएट कर सकते हैं, चाहे वो div हो। अब ये मैंने पेरेंट टैग क्रिएट कर लिया और इसके अंदर मैं ये दोनों टैग जो हैं वो पेस्ट कर देता हूँ और पैराग्राफ में लिखता हूँ दिस इज आवर फर्स्ट React.js क्लास। मैंने इसको सेव किया तो आप देखोगे हमारे पास जो आउटपुट है वो आ चुका है, कोई भी एरर नहीं आया क्योंकि हमने उसको एक पेरेंट टैग के अंदर रैप कर दिया। अब इस पेरेंट टैग के अंदर हम जितने भी चाहें चिल्ड्रन वो क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि हमारा जो है एक जो है JSX रैप हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल। अगर आप चाहते हो कि आप कोई टैग नहीं देना चाहते लेकिन इसको फिर भी रैप करना चाहते हो, तो उसके लिए आप फ्रेगमेंट्स यूज कर सकते हो। फ्रेगमेंट्स क्या होते हैं कि वो आपको एक्स्ट्रा टैग से बचाते हैं। यानी कि एम्प्टी टैग आप क्रिएट करोगे जिसमें कोई नेमिंग नहीं होगी, लेकिन वो आपके पास टैग्स के जो एंगल ब्रैकेट है वो लाजमी हो, इसको बोला जाता है फ्रेगमेंट्स। यानी कि जो ब्लैंक्स एंगल ब्रैकेट्स होती हैं इनको बोला जाता है फ्रेगमेंट्स। तो आप ये क्रिएट कर सकते हो। ये जो बैबल कंपाइलर है वो इसको इजीली अंडरस्टैंड कर लेगा और उसको पता चल जाएगा अच्छा ये इसने रैप किया और इस फ्रेगमेंट्स यूज किए। तो यहाँ पे उसको कोई भी एक्स्ट्रा स्टाइलिंग, फॉर एग्जांपल आपने div टैग के ऊपर कोई स्टाइलिंग ग्लोबल स्टाइलिंग इम्बेड की हो तो वो यहाँ पे इंप्लीमेंट हो जाएगी। तो आप उस चीज से बचना चाहते हैं तो फ्रेगमेंट यूज कर लें, क्योंकि इसके ऊपर कोई भी फिर स्टाइलिंग नहीं इंप्लीमेंट होगी, कोई भी क्लासेस जो है वो इंप्लीमेंट नहीं होगा, तो आपका जो पेज है वो एज इट ही जाएगा जैसे आप चाहते हो। तो ये छोटे छोटे एरर्स हैं उनसे आप बच जाओगे। तो रूल नंबर 1 यही है कि आपने अपने जो JSX है उसमें जितने भी टैग्स होंगे वो आपने रैप करके ही रखने पेरेंट के अंदर। तो ये रूल नंबर 1 हमने इसको समझ लिया। अब नेक्स्ट जो है वो हमारे पास है कि अगर हम क्योंकि एक चीज़ है कि हम जावास्क्रिप्ट ही लिख रहे हैं और जावास्क्रिप्ट फाइल के अंदर लिख रहे हैं, तो हम यहाँ पे डायरेक्टली जो जावास्क्रिप्ट का लॉजिक है वो भी डिफाइन कर सकते हैं। तो ये भी हमें यहाँ पे प्लस पॉइंट मिलता है, क्योंकि नॉर्मल HTML के अंदर क्या होता था, हमें एक स्क्रिप्ट टैग बनाना पड़ता था या फिर हमें स्क्रिप्ट फाइल लिंक करनी पड़ती थी। तो अगर आप देखो ब्राउज़र में जो हमने नॉर्मल जो ट्रेडिशनल है, तो यहाँ पे अगर हमने कोई जावास्क्रिप्ट का लॉजिक डिफाइन करना है तो हमें एक सेपरेट फाइल में लिखना पड़ता है,
या फिर आप इस तरह के स्क्रिप्ट टैग यूज़ कर सकते हो। ये जो टैग आपको यहाँ पे शो हो रहा है, तो ये यूज़ करने पड़ते थे, तो फिर आप यानी कि अपने जावास्क्रिप्ट का लॉजिक लिखते थे। लेकिन इसमें हमें बेनिफिट क्या मिल रहा है कि हम जितना भी जावास्क्रिप्ट का लॉजिक है वो यहीं पे लिख सकते हैं। वो कैसे? हमें यहाँ पे एक एक्सप्रेशन यूज़ करना होगा कर्ली ब्रैकेट्स का। अगर मैं यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट यूज़ करता हूँ, तो इसके अंदर मैंने जो भी लॉजिक लिखना होगा वो मैं लिख सकता हूँ। जैसे कि इफ कहाँ नहीं, H1 का टैग लगा हुआ ना ये। नहीं, ये H1 का टैग है ना, ये देखो मैं रिमूव कर देता हूँ इसको। मेरे ख्याल में एक और ब्रैकेट, नहीं इसको ऐसा तो नहीं होना चाहिए था। रुको दोबारा क्रिएट कर। ओह हाँ, अच्छा ठीक है। ये हमारे पास जो एरर आ रहा है ना, ये हमारा है हमारे पास उसकी वजह से, ES लिंटर की वजह से। तो हम इसको ES लिंटर के रूल के अकॉर्डिंग बनाते हैं। तो एक सेकंड जरा होल्ड आप लोग। ठीक है, तो वो लिंटर रूल्स हैं बेसिकली, उसकी वजह से हमारा एरर आ रहा था। तो यहाँ पे मैंने क्या यूज़ किया है, इसको हम बोलते हैं टर्नरी ऑपरेटर्स। तो मैंने यहाँ पे टर्नरी ऑपरेटर यूज़ किया है। तो ये सेम इफ एल्स की तरह ही काम करता है कि अगर तो मेरे पास ट्रू होगा तो H1 जो है वो ट्रू शो होगा, अगर मेरे पास फॉल्स होगा तो H1 जो है फॉल्स वाला आउटपुट शो होगा। तो ये सेम जो है वैसे ही काम करते हैं। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो हमारे पास ट्रू वैल्यू आ रही है। तो अगर मैं यहाँ पे कुछ और लॉजिक लिखता हूँ, जैसे कि मैं लिखना चाहता हूँ कि 10 इज इक्वल टू 10, अगर तो ये ट्रू ट्रू होगा तो मुझे H1 जो है ट्रू वाला टैग होगा। अगर ये फॉल्स होगा, यानी कि 10 इक्वल 10 के नहीं होगा, तो ये H1 जो है फॉल्स वाला वो शो होगा। तो आप अगर आउटपुट में देखें, यहाँ पे ट्रू शो हो रहा है। जैसे ही मैं इस कंडीशन को फॉल्स करता हूँ, तो ये दोनों इक्वल नहीं है। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो हमारे पास H1 फॉल्स वाला ऑटोमेटिकली शो हो रहा है। तो ये जो है हमारे पास डिफरेंस है
दोनों में कि आप ट्रेडिशनल एचटीएमएल के अंदर क्या करते थे, आपका लॉजिक जो पार्ट है वो सेपरेट रहता था, लेकिन यहाँ पे आप सेम लिख रहे हो क्योंकि आपका जो तमाम जावास्क्रिप्ट कोड है वो एक ही फाइल के अंदर है। आप अगर गौर से देखो तो यहाँ पे हमने फंक्शन बनाया है, तो जावास्क्रिप्ट के अंदर ही फंक्शन बनाते थे सेम। तो ये जो फंक्शन है बेसिकली हमें जेएसएक्स रिटर्न कर रहा है। अगर आपने कुछ और डीप लॉजिक लिखना है तो वो आप यहाँ पे लिख सकते हो, इस रिटर्न से पहले लिख सकते हो, और उसके थ्रू जो अपना एचटीएमएल का जो कंपोनेंट है उसको आप हैंडल कर सकते हो। ये यानी कि आपका क्या कहते हैं, प्लस पॉइंट है यहाँ पे रिएक्ट के अंदर कि आप यहाँ पे इसको यूज़ कर सकते हो। इसके अलावा अगर आप यूज़ करना चाहते हो, मैंने यहाँ पे एक कॉन्स्ट वेरिएबल क्रिएट किया जिसमें मैंने बूल ट्रू, और इसमें जो है मैंने वैल्यू असाइन कर दी ट्रू की। तो यहाँ पे फॉल्स, और यहाँ पे मैं जो है बूल ट्रू कर देता हूँ, यहाँ फॉल्स कर देता हूँ। तो अभी भी जो है मेरे पास ट्रू इज नॉट डिफाइंड। स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं की मैंने? ओके, सॉरी, कर्ली ब्रैकेट्स लगानी थी, तो कर्ली ब्रैकेट्स ज़रूरी है। तो जहाँ पे आप जावास्क्रिप्ट का लॉजिक लिखे होगे तो उसको बताना पड़ेगा। तो ये एचटीएमएल यानी कि जो टैग है उसके अंदर हमने लिखना था, तो हमने यहाँ पे एक्सप्रेशन यूज़ किया कर्ली ब्रैकेट्स का। अब उसको ये आइडिया होगा कि इसके अंदर जो भी चीज़ लिखी हुई है वो एक जावास्क्रिप्ट का कोड है, यानी कि कहीं से वेरिएबल है या कोई फंक्शन है कहीं से आ रहा है, तो ये उसको यही लगेगा। अगर आप सिंपल लिखोगे टैग के अंदर तो उसको लगेगा स्टैटिक आप एचटीएमएल के अंदर वैल्यू पास कर रहे हो, जैसे हम टेक्स्ट वगैरह पास करते हैं तो उसको वैसे लगेगा। तो ये चीज़ें आपने अगर नेस्टेड भी कर रहे होगे तो फिर भी आपने उस स्पेसिफिक लोकेशन पे कर्ली ब्रैकेट लाजमी लगानी जहाँ पे भी आप जावास्क्रिप्ट का कोड लिख रहे हो। तो अब जब हम इसका आउटपुट देखेंगे तो इसको मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ। ट्रू इज नॉट डिफाइंड, अरे ये मेरे पास आ तो रहा है। एक सेकंड, नंबर वैल्यू टाइप करके देते हैं। फॉल्स इज नॉट डिफाइंड, क्या ठीक है। अच्छा, मेरे ख्याल में वो जो ट्रू फॉल्स है उसको वो बूलियन ले रहा है, तो हम इसको डायरेक्ट बूलियन ही कर देते हैं। स्मॉल कैप्स में लिखेंगे ताकि वो बूलियन बन जाए, तो हम उसको कैपिटल में नहीं लिखते। तो बूलियन वैल्यू है ये। अच्छा, आप बता नहीं रहे मुझे कि मैंने इन्वर्टेड कॉमास भी लगाने। मैं तो कंफ्यूज हो रहा हूँ, आप लोग भी साथ साथ कंफ्यूज हो रहे, बता नहीं रहे। जब वेरिएबल के अंदर हम वैल्यू असाइन कर दे तो हम उसको स्ट्रिंग फॉर्मेट में लिखते हैं। तो अब आ चुका है हमारे पास फॉल्स, तो ये सेम हमारा वर्क कर रहा है। तो ये हमारा जो इन्वर्टेड कॉमास का एरर था ये हुआ। तो अगर मैं यहाँ पे इसको ट्रू कर देता हूँ वैल्यू को, तो हमारे पास यहाँ पे भी ट्रू टेक्स्ट लिखा हुआ नजर आएगा। तो बेसिकली यहाँ पे हमने स्ट्रिंग वैल्यू पास की थी, तो स्ट्रिंग वैल्यू पास करने के लिए हमें इन्वर्टेड कॉमास लाजमी लगाने होते हैं। तो ये छोटा सा है। तो अब ये हमने एक्सप्रेशंस पढ़ लिए हैं। नेक्स्ट है कि हमारे पास ये जब हमने सी एस एस इम्प्लीमेंट करनी होती थी तो हम नॉर्मल एचटीएमएल के अंदर क्लास नेम देते थे, यानी कि एट्रीब्यूट जो यूज़ करते थे वो होता था क्लास का, यानी कि हम यूज़ करते थे क्लास एट्रीब्यूट। लेकिन यहाँ पे जो है हम क्लास एट्रीब्यूट के बजाय क्लास नेम एट्रीब्यूट यूज़ करते हैं,
और फिर हम जो हमने स्टाइलिंग यहाँ पे इम्प्लीमेंट करनी होती है वो हम यहाँ पर ऐड करते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे इसका कलर जो है रेड करना है, तो मैं इसको टेक्स्ट रेड कर देता हूँ और वैल्यूज जो है पास कर देता हूँ, क्योंकि मैं टेलमेंट इम्बेड कर चुका हूँ पहले ही, तो मुझे एक्स्ट्रा स्टाइलिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आप देखोगे कि 600 मैंने ट्रू वाले किए, तो ये ट्रू वाले पे इम्प्लीमेंट हो जाना चाहिए। फोरग्राउंड, बैकग्राउंड, ग्लोबल CSS, यूटिलिटीज, ये सब काम कर रही हैं। ओके, तो यहाँ पे जो फोरग्राउंड कलर है वो जो है मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ वेरिएबल। ये बॉडी की जो स्टाइलिंग है ये हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं। तो वही ये हमने टैग जो है वो रिमूव कर दिया। तो अब अगर हम यहाँ पे, क्योंकि ये ओवरराइड कर रहे थे वैल्यूज़ हमारी, ठीक तो है, फिर क्या प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। एक मिनट, सर्वर हम रिस्टार्ट कर लेते हैं। मैंने यहाँ पे ग्लोबल CSS भी रिमूव कर दिया है, बैकग्राउंड कलर, पेज का जो लेआउट है वो भी चेंज हो जाना चाहिए। लॉजिक काम कर रहा है, पेज का वो काम नहीं कर रहा, CSS नहीं काम कर रही। ओके, हम स्टाइल्स यूज़ कर लेते हैं। सिर्फ डबल कोट में लिखे हैं। दोनों को या रेड को? रेड को सर। सर बीच में कॉलम आएगा। अब ठीक होगा ना, अब एक एक्स्ट्रा हमने प्रॉपर्टी यूज़ की। तो वैल्यू जो है वो मैं ट्रू करता हूँ। ठीक है, अब हो गया। तो मेरे ख्याल में वो टेलमेंट CSS किसी वजह से काम नहीं कर रही, तो ये हमने स्टाइल एट्रीब्यूट यूज़ कर दिया। तो यहाँ पे आपने बस ये है कि क्लास नेम देना है, तो क्लास की जगह, तो ये हमारे पास जो थर्ड है, थर्ड रूल हमारे पास ये काम कर रहा है कि आपने इसका जो है वो क्लास नेम की जगह, क्लास की जगह क्लास नेम देना है। और इसके अलावा जो है आपने जो भी टैग क्रिएट करना है उसका क्लोजिंग टैग लाजमी होना चाहिए। अगर किसी टैग का क्लोजिंग टैग नहीं है, जैसे कि इमेज जो है हम बनाते हैं, यानी कि इमेज टैग हम नॉर्मली HTML में यूज़ करते हैं, तो इसका जो है क्लोजिंग टैग नहीं होता।
तो इमेज टैग जो हम यूज़ करते हैं, इसका क्लोजिंग टैग नहीं है। तो क्लोजिंग टैग के लिए आपने क्या करना है, जिनका क्लोजिंग टैग ना हो, तो उनके एंड पे आपने स्लैश लाज़मी लगानी है। यानी कि स्लैश लगा के फिर एंगल ब्रैकेट क्लोज़ करनी। तो ये जो आपका वो क्लोजिंग टैग हुआ। यानी कि हर टैग का क्लोजिंग करना है आपने। जिनका क्लोजिंग नहीं होगा, यानी कि जो सिंगल टैग्स होंगे अ, उनके लिए आपने एंड पे जो है स्लैश लाज़मी लगानी होगी। तो ये आपके पास 4th रूल है कि आपने इसको लाज़मी क्लोज़ करना है। सारे टैग जो हैं क्लोज़ होना ज़रूरी है। तो ये आपके पास 4 रूल्स हैं जिसको हमने यूज़ करना है। और लास्ट में जो है कंपोनेंट्स, तो बेसिकली जो जावास्क्रिप्ट का फंक्शन आप क्रिएट करते हो उसको कंपोनेंट बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक फंक्शन क्रिएट किया गया है, तो ये कंपोनेंट है। तो इस कंपोनेंट को जब भी मैंने रीयूज़ करना होगा, तो मैं इसके नेम से कॉल करूँगा। और नेम जो है आपने हमेशा कैपिटल में लिखना है, क्योंकि ये एक जावास्क्रिप्ट का जो है वो कंपोनेंट है, जो कि जेएसएक्स एलिमेंट बनेगा जिसको हम बोलेंगे। तो इस कंपोनेंट का नेम जो आपने कैपिटल में लिखना है। आप स्मॉल में भी लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर आप कैपिटल में लिखोगे, तो इससे जो है वो कंपाइलर को आइडिया होगा कि अच्छा ये एक कंपोनेंट है, और उसको इजीली अंडरस्टैंड कर लेगा, क्योंकि ये एक रूल्स की तरह उन्होंने अपना बनाया हुआ है अपनी जो कंपाइलर है। तो वो उसको इजीली वो अंडरस्टैंड कर सकता है मल्टीपल चीज़ों के दरमियान में, कि अच्छा ये कोई नॉर्मल फंक्शन है या फिर एक जीएसएक्स का जो है वो कंपोनेंट है। तो उसको यहाँ पे ये आइडिया हो जाएगा कि कौन सी चीज़ में क्या डिफरेंस उसने करना है। ठीक है? तो ये छोटा-सा रू चीज़ें हैं जो कि आपने बेसिक जो थी रिएक्ट जेएस के अंदर वो आपने करनी है कंप्लीट। अब आपके जो काम है, वो ये है कि आपने इसका सेटअप इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद इसको ईज़िली समझ लेना है, जो-जो चीज़ें आज हमने पढ़ी हैं। ये ना हो कि मुझे बाद में बताना पड़े कि आपका ये मिस्टेक आ रही है, आपने फ्रैगमेंट नहीं यूज़ किया, आपने क्लोज़ नहीं किया टैग, आपने वो चीज़ नहीं की। तो ये अब नेक्स्ट काम नहीं होना चाहिए, क्योंकि नेक्स्ट जो है हमने प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन करनी है, नेविगेशन, राउटिंग और ये सारी चीज़ें पढ़नी है। क्योंकि जो बेसिक वाला जो हमारे पास है, उसके अंदर कंपोनेंट्स हमने पढ़ लिए और प्रॉप्स हमने पढ़ने हैं बस। तो जो फंक्शन है उनको बेसिकली कंपोनेंट्स कहते हैं। प्रॉप्स हमने प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ना है। फिर जब हम प्रॉप्स पढ़ेंगे, तो फिर हम जो है एक छोटी-सी एप्लीकेशन और यानी कि जिसमें हम नेविगेशन या फिर कुछ लॉजिक वगैरह जो है यूआई बिल्ड करेंगे। तो उससे जो है हमारे पास 2-3 टॉपिक्स यहाँ पे कवर हो जाएँगे। तो इसको हमने जल्दी-जल्दी कवर करना। तो आपके पास जो है, ये जो जितना भी आज हमने पढ़ा है, इसको आपने गो थ्रू लाज़मी कर लेना और अच्छे से गो थ्रू करना है। इंस्टॉलेशन फ़ोल्डर कैसे बनाना है, इसके बारे में खुद रिसर्च करनी है कि इंस्टॉलेशन कैसे करनी है, फ़ोल्डर्स कैसे क्रिएट करना है। ये ना हो कि एक ही फ़ोल्डर के अंदर आप 3-4 प्रोजेक्ट बना रहे हो, तो आपने मिक्सचर भी नहीं करना, सबका सेपरेट बनाना है, फ़ोल्डर बनाना सीखना है, डाउनलोड करना सीखना है। ये सारी चीज़ें आपने खुद करना सीखनी है। तो जो भी चीज़ें हों, ये आपने अभी कर लेनी है। जो बेसिक वाली चीज़ें हैं, ये ना हो कि आप जो चीज़ होगी तो ठीक है, उसके बाद नहीं करनी। 2-3 बार प्रैक्टिस करनी है। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, उतना ज़्यादा अच्छा कोड होगा और उतना ज़्यादा अच्छा फ्लो हमारा बनेगा और हम काम अच्छे से करेंगे। अदरवाइज़ अगर आप एक बार करके उसको छोड़ दोगे, तो फिर नहीं होगा। ओके? तो अब आपके जो क्वेश्चंस हैं, वो आप पूछ सकते हो। आपने जो-जो चीज़ें पूछनी है। लेक्चर की रिकॉर्डिंग कब तक मिल जाएगी? लेक्चर की रिकॉर्डिंग जो है, ये 10 बजे मिलेगी, 10 बजे के बाद।